Hello students, this is Umesh Shivhare. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ अकेडमी। मैं आज आपके सामने आपको फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ाने आया हूं। तो आप फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे मेरे से। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन हमें पता होना चाहिए ग्रेविटेशन के बारे में। तो आप लोगों ने बचपन से एक स्टोरी सुनी होगी कि भाई न्यूटन कौन थे? एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल ऊपर से गिरा, न्यूटन के सिर पे गिरा और न्यूटन ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये नीचे क्यों गिरा है। तो वो पूरी स्टोरी सबने सुनी होगी, वहीं से ये ग्रेविटेशन जो है टॉपिक आया, अपने को ग्रेविटेशन मिला। तो ग्रेविटेशन क्या है? इस यूनिवर्स में हर एक दो बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो अट्रैक्ट करती हैं तो किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जिस फोर्स के द्वारा ये अट्रैक्ट करती हैं उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ये समझ आ गया कि किस नेचर का होता है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कभी भी एक दूसरे को बॉडी रिपेल नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि ये मैं मार्कर को छोड़ूं तो ये अर्थ से दूर भगना स्टार्ट कर दे, ये अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। मतलब हर एक दो बॉडीज क्या करती हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये न्यूटन ने बताया। अब यहां से अपना एक लॉ मिला, वो था ग्रेविटेशनल लॉ। क्या था? ग्रेविटेशनल लॉ। जो किसने दिया? साइंटिस्ट न्यूटन ने दिया। इस लॉ में उन्होंने ये बोला कि अगर ये दो बॉडीज हैं, दोनों का जो मास है m1 m2 है एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल r डिस्टेंस, देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम क्या होगा भाई? फोर्स दोनों के बीच, force of attraction acting between them is directly proportional to product of their masses। दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी थी? स्मॉल r। तो ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो स्टेटमेंट क्या बना? The force of attraction acting between two bodies is directly proportional to product of their masses m1 and m2 and inversely proportional to the square of distance between them। इनवर्सली है तो डिवाइड में लिख दिया। यहां से मैंने बोला कि ये हमें दो इक्वेशन मिल गई और अब हम क्या करेंगे? ऑन कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस, जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा m1 m2 और डिवाइड में आएगा क्या? r स्क्वायर। तो अगर यहां विजिबल नहीं है तो थोड़ा ध्यान देना। फोर्स जो है वो क्या होगा हमारा? दोनों को कंबाइन करेंगे तो m1 m2 बाय r स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और इस लॉ में जो कांस्टेंट लेते हैं वो होता है कैपिटल G। इक्वेशन बनी m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो फोर्स क्या मिल गया हमें? G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई यहां ये जो G है वो G क्या होता है? तो G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू याद रखना, वैल्यू फिक्स होती है इसकी, हमेशा याद रखना 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारा कैपिटल G की वैल्यू होती है। ये वैल्यू जो है कैपिटल G की कांस्टेंट होती है हर जगह पर। तो अगर कोई पूछे कि भाई G क्या है तो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन सा G? कैपिटल G। तो ये था हमारा क्या?
ग्रेविटेशनल लॉ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो जी की यूनिट आपने लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो कैसे निकली है? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर मुझे पता चल गया कि भाई ग्रेविटेशनल लॉ होता क्या है, F इज इक्वल टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर, तो इससे हम यूनिट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए F इज इक्वल टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर, ये था, मैंने यूनिट की बात की है, किसकी यूनिट? जी की, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर मैं जी निकालना चाहता हूं तो आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ के साथ, और m1 m2 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके डिवाइड में पहुंचेंगे। तो मैं यूनिट निकाल सकता हूं जी की। जी का फॉर्मूला आ गया एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। इसका मतलब मुझे एफ पता होना चाहिए। एफ क्या होता है? फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। इसके बाद आर है। आर क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर आएगा, डिवाइड में मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और मास कितने हैं? 2, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम मीन्स किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आपको अगर फोर्स कैलकुलेट करना हो कि भाई दो बॉडीज हैं, कितना फोर्स एक्ट होगा, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी, तो हमें पता है कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मासेस पर और डिस्टेंस पर। जी तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो आपको यही रखना है, इसकी तो जरूरत है ही नहीं। अगर आपके पास m1 m2 और r तीनों की वैल्यू पता हो, तीनों वेरिएबल की वैल्यू नोन है, तो f कैन बी कैलकुलेट, f को आप डिटरमाइन कर सकते हो। सपोज मैंने क्वेश्चन बोला, एक सिंपल मैंने यही बोल दिया कि भाई इफ बोथ द मासेस आर ऑफ 1 kg एंड सेपरेटेड बाय अ 1 मीटर डिस्टेंस, देन कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल ये फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू जी की वैल्यू पुट करोगे 6.67 10 टू द पावर -11, मास दोनों बॉडी का 1 kg दिया है, तो 1 इंटू 1 बाय डिस्टेंस 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 1, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये आपका फोर्स कैलकुलेट हो गया। बट यहां पर फोर्स कैलकुलेट किया है तो यूनिट भी साथ में यूज करना पड़ेगा, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये क्लियर है? ये हमने पढ़ा क्या? ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ को हमने पूरा समझ लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। भाई अगर ये आपको समझ आ गया तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करते जाना और कमेंट भी बताते जाना कि हाँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो टॉपिक भी उसमें कमेंट में डाल देना, तो नेक्स्ट जो है वो वीडियो हम उसकी भी बना के डाल देंगे। अभी हम चैप्टर ग्रेविटेशन कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। What do you mean by acceleration due to gravity? As we know, acceleration is change in velocity in a given interval of time. It means अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम उसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। गाड़ी में जब अपन एक्सेलरेटर देते हैं तो उसका काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना, स्पीड को चेंज करना एक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाड़ी की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो अपन बोल देंगे कि हाँ भाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर कोई पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो हम बोल देंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये जो एक्सेलरेशन है अगर ग्रेविटेशनल के द्वारा हो रहा है, ग्रेविटी के द्वारा हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कैसे होता है? सपोज ये हमारा अर्थ है, यहां से मैं किसी बॉडी को ऊपर की साइड फेंक रहा हूं,
तो आपको पता होगा कि जब बॉडी को हम ऊपर की साइड फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन, जब वो ऊपर जाएगी तब। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। जैसे जैसे बॉडी को आपने ऊपर फेंका है, इट मींस जो डिस्टेंस है दोनों बॉडीज के बीच वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जब डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। इनवर्सली में उल्टा इफेक्ट पड़ता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, और डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो जब बॉडी ऊपर जा रही है तो दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब यहां है तो डिस्टेंस इतनी है, यहां है तो डिस्टेंस इतनी है, यहां है तो डिस्टेंस और इंक्रीज हो गई। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स कम लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। दूसरा, अगर मैं बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं तो इनिशियल डिस्टेंस इतनी है, डिस्टेंस ज्यादा है फोर्स कम होगा। फिर यहां आई नीचे आने के बाद तो डिस्टेंस रिड्यूस हुई, डिस्टेंस कम हुई तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा। और यहां जाएगा तो डिस्टेंस और कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा होगा। जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है तो डिस्टेंस दोनों के बीच की कम होती जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो वो और ज्यादा स्पीड से अर्थ उसको खींचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जब बॉडी को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि भाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। बट ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से। तो ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मली एक्सेलरेशन को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। अब ये जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी, जो कैपिटल जी था वो मैंने क्या बोला, इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻11, किसकी, कैपिटल जी की। एंड इट इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर, हर जगह उसकी वैल्यू सेम रहेगी। बट स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती है, क्यों, अर्थ के सेंटर पर देखोगे, सेंटर पर वैल्यू 0, पोल्स पर जाओगे मैक्सिमम, अर्थ के ऊपर जाओगे चेंज होगी, नीचे जाओगे चेंज होगी। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होगी जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हुआ वहां स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी। तो कहने का मतलब यह है कि स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, इसकी वैल्यू हर जगह पर, अर्थ के हर एक जगह पर अलग अलग होती है। इसलिए इसकी एक एवरेज वैल्यू अपन कंसीडर करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, एक एवरेज वैल्यू मानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे कि भाई स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसके बाद अगर कोई बोले कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप डिफाइन कर दोगे। बट अगर किसी ने बोला कि डिराइव फॉर्मूला फॉर इट, कैसे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूले को अपन कैसे डिराइव करेंगे वो देखते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ है जिसका मास है कैपिटल एम, सेंटर ओ, रेडियस कैपिटल आर। ये कोई बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है और अर्थ सरफेस से एच हाइट पर है। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ये बॉडी का मास m है तो ये नीचे स्टार्टिंग में नीचे किसकी वजह से आएगी, अपने वेट की वजह से। फिर उसको वो वेट क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको नीचे खींचेगा। तो जो इसका वेट है वो किधर एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब mg किधर एक्ट हो रहा है, नीचे। तो मैंने बोला कि भाई वेट
ऑफ बॉडी कितना होगा mg। इसके बाद मैंने बोला कि भाई ये दोनों बॉडीज के बीच में क्या एक्ट हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, gm1m2 बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल लॉ से। तो m1 मतलब मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ कैपिटल M। m2 सेकेंड बॉडी, mass of this body is small m and distance between them, whole mass of body is to be concentrated at the center। जब पूरा मास कहां कॉन्सेंट्रेट मानते हैं, सेंटर पर, तो जो डिस्टेंस होगी दोनों बॉडीज के बीच में वो कहां से कहां तक मानी जाएगी, सेंटर टू सेंटर। मतलब ये डिस्टेंस है r और ये है h, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी r प्लस h। तो r की जगह मैंने डिस्टेंस ले ली, r प्लस h, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये f। ये फोर्स कहां से आ रहा है, ये जो वेट है उसकी वजह से। तो वेट भी एक फोर्स होता है, तो फोर्स की जगह मैंने ये mg पुट कर दिया। बचा क्या, gmm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये मैंने m से m कैंसिल किया, g आ जाएगा मेरा gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया h हाइट पर। अगर मैंने बोला कि भाई मुझे तो इस बॉडी को अर्थ सरफेस पर लाना है, अर्थ सरफेस पर g की वैल्यू निकालना है, तो मैंने बोला इफ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ सरफेस पर मैं g निकालना चाहूंगा तो h क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा इस r के कंपेयर में। h को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, h कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों, क्योंकि बॉडी पूरा अर्थ सरफेस पर आ गई तो ये हाइट खत्म हो गई, हाइट खत्म हो गई तो h को 0 मान लो। तो g कितना आएगा, gm बाय h 0 हो जाएगा तो r स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब अगर आपको अर्थ सरफेस पर g की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, बट हमें m और r पता होना चाहिए अर्थ का। तो अर्थ का मास पुट कर दोगे 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड रेडियस भी पुट कर दोगे, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये दोनों कैलकुलेट करोगे और g की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये जब वैल्यू पुट करोगे तीनों की तो g की एक अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी आपको। कितनी मिल जाएगी अप्रॉक्स वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको स्मॉल g की वैल्यू मिल जाएगी। यही क्वेश्चन अगर कोई बोलता है कि भाई